नमस्कार। एचपीआरसी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज चलाई है जिसको हमने डे 1 डे 2 कर इस तरह से नाम दिए हैं। अगर आप इस डे 1 डे 2 वाली सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो इसके 20 पार्ट अभी तक हो चुके हैं, डे 20 तक पार्ट हो चुके हैं। आज हम डे 21 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं सब में इस सीरीज से क्वेश्चन बने हैं। आप अभी तक देख लीजिए जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और इसके PYQ देख लेना आप, जहाँ पर जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जो है रिपीटेड मिलेंगे, चाहे वो डायरेक्टली लिंक हो रहे हैं चाहे इनडायरेक्टली लिंक हो रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं वेयर वॉज इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व एस्टेब्लाइज। तो इंडिया का 58th नंबर का टाइगर रिजर्व लास्ट ईयर यानी कि 2025 में जो है वो स्थापित किया गया था। और ये 58th नंबर का टाइगर रिजर्व जो स्थापित किया गया था ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। इसका नाम क्या था? माधव टाइगर रिजर्व जो है वो इसका नाम था, जो ये 58th नंबर का टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इतना आप इस मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए टाइगर रिजर्व के बारे में जो है वो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर विच इंस्टीट्यूशन पब्लिश्ड द हिस्टोरिक रिपोर्ट टाइटल पाथवे टू प्रोग्रेस एनालाइजिंग एंड इंसाइट्स इनटू इंडियाज इनोवेशन सागा रिलीज्ड इन सितंबर 2025। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है कि सितंबर 2025 में एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी की गई जिसको प्रगति के मार्ग भारत की नवाचार गाथा का विश्लेषण और अंतर्दृष्टि, ये किस संस्थान ने जो है वो प्रकाशित की है? तो ये किसने जो है प्रकाशित की है? ये नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित की गई है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम करंट अफेयर की बात कर ही रहे हैं, करंट अफेयर हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो नीति आयोग की बात करना जो है वो ज़रूरी है। नीति आयोग के जो है वो अभी नए जो है वो CEO जो है वो बनाए गए हैं। नए CEO जो है वो किसको बनाया गया है? वो जो है वो आपने नाम ध्यान रखना है कि वो निधि छिब्बर को जो है वो बनाया गया है। निधि छिब्बर जो है वो IAS हैं, 1994 की जो है ये बैच की IAS हैं और ये जो है वो नीति आयोग की जो है वो नई जो है वो CEO जो है वो बनी है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं आपको पता है, इसके जो मेन हेड होते हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर ही जो है वो होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये स्टैटिक तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, तो इसलिए इनको भी रिवाइज करवा ही देते हैं। जैसे नीति आयोग की स्थापना की अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 2015 में 1 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग की फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं कि नीति आयोग की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म भी आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पर जब रिवाइज कर ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। पेपर में लिंक चीज़ों को करना है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वो 100% आप ठीक कर आ ही जाते हैं। कई बार रिवीजन नहीं हो पाता कुछ चीज़ों का, तो वो चीज़ें पेपर में जाकर गलत हो भी जाती हैं। तो इसलिए ये स्टैटिक हम रिवाइज करते रहते हैं और ऑलमोस्ट अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो ये चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं। पेपर में ऑप्शंस बाद में आप देखते हैं और माइंड में पहले आंसर जो है वो आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन अक्टूबर 2025 who was appointed as first deputy managing director of IMF, bringing expertise from the US Treasury and मंथन इंस्टीट्यूट्स एंड गोल्डन साथ्स। तो बोलते हैं कि अक्टूबर 2025 में IMF के प्रथम उप प्रबंधन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जो US के ट्रेजरी मैनहट्टन इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर मैनहट्टन इंस्टीट्यूशंस है, ये बोलते हैं मैनहट्टन इंस्टीट्यूशंस और गोल्डमैन सेक्स। तो बोलते हैं गोल्डमैन सेक्स की विशेषज्ञता लेकर जो था वो आए थे, ये थे डैन कैट्स। तो डैन कैट्स का नाम यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जब यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर स्टैटिक क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है वो IMF की बात करना जो है वो ज़रूरी हो जाएगा। ऑब्वियसली हमें करनी भी चाहिए IMF की बात। अभी आप हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स HPRC पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो IMF के बारे में ऑलमोस्ट क्वेश्चन हर बार बने हैं। IMF की स्थापना जो है वो 1944 में वैसे हो गई थी। ब्रेटन वुड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिससे इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद ये जो अस्तित्व में आता है ये 1945 में अस्तित्व में जो है वो आ जाता है। तो ये कब अस्तित्व में आया ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बोलते हैं द एसीज इज द ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट contest between two countries and England was defeated in the first test of the men's Ashes series 2025-26 played in Perth। बोलते हैं which of the following is opposing team in the series। तो बोलते हैं कि ऐसे जो है वो दो देशों के बीच में जो है वो होने वाली एक पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट प्रतियोगिता है और बोलते हैं पर्थ में खेले गए पुरुष
जो ऐसे सीरीज है 2025-26 की, उसमें बोलते हैं पहले टेस्ट में इंग्लैंड की हार हुई, इस सीरीज में जो विरोधी टीम थी वो कौन थी। अगर इंग्लैंड की हार हुई तो इसमें विरोधी टीम का ध्यान रखना है कि विरोधी टीम इसमें ऑस्ट्रेलिया थी। तो देखो क्वेश्चंस तो जीके का यानी कि करंट अफेयर का नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, परंतु लेंथी कर दिया गया है। ये एचपीआरसी लेवल का क्वेश्चन है, इसको लेंथी कर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। आप देखते हैं अभी आपकी, देखो एक बात ध्यान रखना कि जब तैयारी कर रहे हैं तो आपकी पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, लंबे लंबे क्वेश्चंस को थोड़ा पढ़ने की आदत भी होनी चाहिए, और साथ में ही जो है वो छोटे क्वेश्चंस को तुरंत आंसर करने की आदत भी जो है वो होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2025 रिपोर्ट अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल इन इंडिया मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2011-12 एंड 2022-23। बोलते हैं विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 और 2022-23, बोलते हैं 2011-12 और 2022-23 के बीच में लगभग कितने लोग गरीबी से बाहर जो है वो आ गए हैं। अगर गरीबी से बाहर लोग आए हैं तो वो 171 मिलियन लोग जो है गरीबी से बाहर आ गए हैं। ठीक है, तो ये भी एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया के 171 मिलियन लोग जो है वो गरीबी से बाहर जो है वो आ गए हैं। अच्छा, यहाँ से गरीबी से बाहर लोग आए हैं, परंतु कि कितना गरीबी से बाहर आ चुके हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उनको गरीबी का जो एक पैमाना रखा गया है कि ये लोग जो है वो गरीबी लाइन में आते हैं, बस उस क्राइटेरिया को ही वो फॉलो कर पा रहे हैं। उनको सिर्फ दो वक्त की रोटी मिल रही है, वो भी सोसाइटी से मिल रही है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स हैं वहाँ से मिल रही है, नथिंग एल्स, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल तो ये डाटा यही कहता है, क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे ही बनते हैं। आगे बोलते हैं बाई हाउ मच डिड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेज बिटवीन 1991 एंड 2000। तो बोलते हैं कि 1991 से लेकर 2000 वर्ष के बीच में बोलते हैं कि जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर थी वो कितनी थी। तो भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर थी वो 4% से 7% के बीच में जो था वो थी। जीडीपी ग्रोथ 4% टू 7% जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, जीडीपी ग्रोथ रेट पता चल गया आपको 1991 से लेकर 2011 तक। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज प्रेजेंटेड टू कुमुदिनी रजनीकांत लखिया इन 2025 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू प्रमोटिंग इंडिजिनियस रूरल आर्ट फॉर्म। तो बोलते हैं कि कुमुदिनी रजनीकांत लखिया को स्वदेशी ग्रामीण कला रूपों को बढ़ावा देने के लिए उनका ये जो योगदान है इसको ध्यान में रखते हुए जो है वो बोलते हैं कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा जो है वो की गई है। तो उनको जो है वो पद्म विभूषण देने की घोषणा जो है वो की गई है। 2025 का पद्म विभूषण देने की इनको घोषणा की गई है। अगर हम पद्मा अवार्ड्स की बात करते हैं तो इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जो है वो होते हैं। अगर हम अभी लेटेस्ट आंकड़ा भी देखते हैं कि किस किस को जो है वो पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो दिए गए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो किस किस को दिए गए हैं। परंतु उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे वो पद्म विभूषण हो गए, पद्म भूषण हो गए, ये जो है वो देना स्टार्ट कब किए गए थे। तो ये 1954 में जो है वो देना स्टार्ट कर दिए गए थे। 2026 की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो 2026 की लिस्ट में आपको ये पता चलेगा कि टोटल जो पद्मा अवार्ड दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं। टोटल जो पद्मा अवार्ड दिए गए हैं इस बार जो दिए गए हैं वो आपने ध्यान रखना है कि वो टोटल 131 जो है वो दिए गए हैं। इनमें से जो पद्म विभूषण दिए गए हैं वो 5 जो है वो दिए गए हैं। पद्मश्री जो दिए गए हैं वो 113 दिए गए हैं। दूसरे नंबर पर वैसे पद्म भूषण आता है जो कि 13 जो है वो दिए गए हैं। तीसरे नंबर पर आता है ये पद्मश्री 113 जो है वो दिए गए। खैर हम पद्म विभूषण की बात करते हैं तो एक तो धर्मेंद्र सिंह देओल को दिया गया है, सनी देओल के जो फादर जिनकी डेथ भी हुई थी, ये आर्ट की श्रेणी में इनको दिया गया है। एक श्री केटी थॉमस हैं केरला के, इनको पब्लिक अफेयर्स में जो है ये दिया गया है। एक ऐसे ही जो है वो श्री पी नारायणन को दिया गया है, ये भी केरल के ही हैं, इनको लिटरेचर और एजुकेशन में जो है वो दिया गया है। और एक जो है वो पब्लिक अफेयर से ही केरल के हैं, श्री वी.एस. अच्युतंदन, इनको जो है वो मरणोपरांत जो है ये दिया गया। तो 3 लोग तो केरल के ही हैं जिनको ये पद्म विभूषण दिया गया है, और 2 लोग जो बच जाते हैं उसमें एक धर्मेंद्र सिंह देओल आ गए जो महाराष्ट्र के हैं, एक MSN रंजम आते हैं जिनको आर्ट की श्रेणी में ये दिया गया है और उत्तर प्रदेश के जो है ये हैं। ठीक है, तो आप 5 ये पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो याद रखेंगे। यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि 3 लोग तो केरला के ही हैं और बाकी के 2 में से एक महाराष्ट्र एक उत्तर प्रदेश का है। और जो 5 अवार्ड दिए गए हैं, 5 में से 2 अवार्ड तो आर्ट की श्रेणी में दिए गए हैं,
2 अवार्ड पब्लिक अफेयर की श्रेणी में दिए गए हैं और बचा हुआ 1 अवार्ड लिटरेचर और एजुकेशन की श्रेणी में दिया गया है, जो कि श्री पी नारायणन को जो है वो दिया गया है। तो इतना सब आप यहाँ से जो है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोलते हैं अंडर विच एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम द registration period start on August 1st 2005 and end on July 31st 2027 aimed at boosting nationwide job creation। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस रोजगार संबंध प्रोत्साहन योजना के पंजीकरण की अवधि 1 अगस्त 2025 से शुरू हुई है, 31 जुलाई 2025 को ये समाप्त हो जाएगी, जिसका उद्देश्य जो है वो राष्ट्रव्यापी रोजगार सृजन को जो है वो बढ़ावा देना है। तो ये योजना कौन सी है? ये है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी है ये? प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना जो है ये है। तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर हम योजनाओं की बात कर रहे हैं कि कौन सी योजना है, उस योजना को कब स्टार्ट किया गया। तो थोड़ा सा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में जानते हैं। ये जो प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है, इसमें युवाओं को रोजगार देने और उनकी नियुक्ति करने को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने योजना चलाई है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता और नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी जो नियुक्ता हैं उनको नियुक्त करने वाले हैं उनको प्रति कर्मचारी 3,000 रुपया प्रति माह तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। तो ये इस तरह की योजना जो है वो चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले HPRC के किसी भी एग्जाम के लिए, जिस हर एक एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं और ये 35 क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि जिसको मेरिट बनानी है, ओवरऑल मेरिट बनानी है, उसको पता है कि ये 35 नंबर की क्या वैल्यू है। 35 नंबर में से आप लगभग 80-90% ईजिली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं या फिर इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है। तो टेस्ट सीरीज हमारी आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसको आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि रिवाइज भी करना है, पढ़ना भी है पहले, फिर रिवाइज भी करना है, चीज़ों को याद भी रखना है। अकेला ज्वाइन करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल फ्यूचर का मामला है ये। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अनाउंस्ड इन फरवरी 2025 व्हाट इज द नेम ऑफ मेटाज मोस्ट एम्बिशियस सबसी केबल प्रोजेक्ट एम्ड एट एनहांसिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग टू इंडिया। तो बोलते हैं कि फरवरी 2025 में घोषित मेटा जो है वो आपको पता है फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ही है। तो मेटा की जो बोलते हैं महत्वाकांक्षी जलमग्न एक केबल परियोजना है, उसका नाम क्या है, जिसका उद्देश्य भारत सहित वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। तो इसका नाम है प्रोजेक्ट वाटर वॉर्न। तो प्रोजेक्ट वाटर वर्थ नाम में है इसका, प्रोजेक्ट वाटर वर्थ नाम इसका। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026। तो बोलते हैं कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 की बात करते हैं तो इसमें भारत की रैंक 116 रही है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिटेल से जो है वो पढ़ चुके हैं। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आ चुका है, थोड़ा सा हम जानेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है इसमें टॉप की कंट्री कौन सी है। अगर भारत का रैंक के रहा है तो बाकी की कंट्रीज़ की जो है वो क्या पोजीशन जो है वो रही है, थोड़ा सा ये सब जो है वो इसके बारे में जान लेंगे। टोटल इसमें अगर हम देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें जो है वो भारत की 116वीं पोजीशन है आउट ऑफ 147 कंट्रीज़। इसमें जो टॉप में कंट्री रही है वो फिनलैंड रही है। फिनलैंड जो है वो टॉप नंबर पर रही है। दूसरे नंबर पर आइसलैंड रही है। तीसरे नंबर पर डेनमार्क रही है। चौथे नंबर पर जो है कोस्टा रिका कंट्री जो है वो रही है। तो ये टॉप की कंट्री, टॉप परफॉर्मर कंट्री आप बोल सकते हैं इसको। पहले नंबर पर आपको पता चल गया फिनलैंड, दूसरे नंबर पर आइसलैंड रहा है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क रहा है। फिनलैंड जो मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है वर्ल्ड की ना, वो 9वीं बार लगातार 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर जो है ये पहले नंबर पर आई है। ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये कितनी बार टॉप में रह चुकी है। तो लगातार 9 बार ये टॉप में जो है वो रह चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। आगे बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हु वॉन द बेस्ट फिल्म, जो कि ड्रामा की कैटेगरी में है, बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026। तो बोलते हैं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का अवार्ड जो है वो किस फिल्म को जो है वो दिया गया है। इसके ऊपर भी HPRC में क्वेश्चन जो है वो बने हैं और डेफिनेटली
आगे भी क्वेश्चन बनने की जो है वो संभावना है यहाँ से, कि यहाँ से जो है वो आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये अवार्ड हेमनेट को जो है वो दिया गया है। किसको? हेमनेट। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए बेस्ट जो ड्रामा में कैटेगरी बेस्ट पिक्चर रही है वो हेमनेट रही है। बेस्ट मोशन पिक्चर अगर आप म्यूजिकल कॉमेडी में देखेंगे तो वन बैटल आफ्टर अनदर रही है। बेस्ट एक्टर देखेंगे ड्रामा कैटेगरी में तो वो वैगनर मोरा रहे हैं, ये सेक्रेट एजेंट के लिए जो है बेस्ट एक्टर जो है वो रहे हैं। बेस्ट एक्ट्रेस देखेंगे ड्रामा में ही तो जैसी बकले रही है। हेमनेट मूवी जो हेमनेट है इसी की जो है ये एक्ट्रेस है। तो जैसी बकले का नाम जो है वो आपने ध्यान रखना है। इनका नाम पूछा भी गया था, इनका नाम भी एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसी बकले का नाम, तो जैसी बकले का नाम भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच थीम हैज इंडिया चूजन फॉर द इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स 2026। तो देखिए एक तो ध्यान ये रखना है कि 2026 में जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी कोई करेगा तो वो अपना इंडिया जो है वो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी जो है वो करेगा। अब देखिए अपना भारत ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी कर रहा है तो ब्रिक्स की जो 2026 की थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है, ये भी पता होना चाहिए कि 2026 की ब्रिक्स की थीम क्या है। इसकी थीम है बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। ये इसकी थीम जो है वो रखी गई है। पहले तो क्या था कि ब्रिक्स में ये 5 कंट्रीज ही आती थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और एक साउथ अफ्रीका जो था वो आती थी। यही कंट्रीज जो था वो ब्रिक्स में आती थी, परंतु अब ब्रिक्स की जो है वो टोटल मेंबर्स की स्ट्रेंथ भी जो है वो बढ़ चुकी है। अब कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो ब्रिक्स की मेंबर जो है वो आती हैं। तो अभी देखिए अगर आप अभी देखेंगे तो इसमें इजिप्ट आता है, इथोपिया आता है, इंडोनेशिया आता है, ईरान आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो इसमें आता है। तो अभी ये कंट्रीज जो है वो इसमें आती हैं। तो ब्रिक्स की जो कंट्रीज की स्ट्रेंथ है वो भी थोड़ी बढ़ा दी गई है। और पहले तो ब्रिक्स BRICS कर बोलते थे तो यही कंट्रीज आती थी जो मैंने आपको बताई, परंतु अभी इसमें जो है वो कंट्रीज भी इंक्रीज कर दी गई हैं। थीम आपने देख ली, 2026 की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है वो भी आपने देख लिया। इतना ब्रिक्स के बारे में जान लिया वो एनफ रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज बीन अरेस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जो है वो किसी कंट्री के प्रेसिडेंट आपको पता है अरेस्ट कर लिए गए थे, अब उनके ऊपर केस भी चला हुआ है। ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट जो है वो आते हैं, ये क्वेश्चन भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ये जो है वो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं उनको जो है वो यूनाइटेड स्टेट ने ज़बरदस्ती इनके फोर्सेस वहाँ पर भेजकर जो है वो अरेस्ट ही करवा दिया। ठीक है, उनके ऊपर केस ही चले हुए थे, मतलब बहुत सारे रीजंस जो था वो बता दिए गए बाद में चलकर, वो अलग बात है। परंतु ये रेयर चांसेस होते हैं कि जो है वो किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को उसी की कंट्री में जाकर जो है वो अरेस्ट कर लिया जाए, ये बड़े रेयर चांसेस जो है वो होते हैं। अब इन प्रेसिडेंट साहब जो अरेस्ट किए गए इनका नाम क्या था, इनका नाम आपने ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति इनका नाम है निकोलस मादुरो, और इनकी पत्नी को भी अरेस्ट किया गया था। तो इनकी पत्नी का नाम था सिलिया फ्लोरेस। 3 जनवरी 2026 को जो वेनेजुएला की कैपिटल है कराकास, तो कराकास में जो है वो एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास जो है वो अमेरिका के द्वारा किया गया और इसमें इनको पकड़ लिया गया। ठीक है जी, तो ये आपने इनके बारे में जो है वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पेस्चर एंड पेस्टोरलिज्म। तो बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चरागाह और पशुपालन, ये कौन से ईयर को जो है वो घोषित जो है वो किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूएन की, तो यूएन जो है वो अलग अलग ईयर को जो है वो घोषित करता है अलग अलग नाम देकर। तो यही हम देखेंगे कि जो है वो कि किस ईयर को जो है वो किस तरह से जो है वो यूएन ने जो है वो घोषित किया है। अगर हम देखते हैं 2026 को, तो 2026 को ही ये घोषित किया गया है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, हम बात 2026 की कर रहे हैं तो इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर भी जो है वो घोषित जो है वो किया गया है। इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जो है वो घोषित किया गया है। कई बार हो सकता है एग्जाम में आपके पास इंटरनेशनल ईयर ऑफ पेस्चर एंड पेस्टोरलिज्म ना देकर जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट जो है वो दे दिया जाए, तब सेम ही बात है, एक ही मतलब है। 2026 के अलावा 2027 को भी घोषित कर दिया गया है। 2027 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट टूरिज्म जो है वो घोषित किया गया है। साथ में ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ लीगल लिटरेसी भी जो है वो 2027 को घोषित किया गया है।
2028 की एज सच कोई जानकारी नहीं है, परंतु 2029 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस जो है वो घोषित कर दिया गया। अभी देखिए 2028 को अभी ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया है, परंतु 2029 को कर दिया गया है, तो 2029 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु हैज वॉन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। तो ग्लोबल टीचर प्राइज जो 2026 का दिया गया है वो रूबेल नागी को दिया गया है। रूबेल नागी, इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। हमारे लिए ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो रूबेल नागी हैं ये भारतीय हैं और भारतीय शिक्षाविद और समाज सुधारक जो है ये है। ये जो ग्लोबल टीचर अवार्ड है एक जेम्स एजुकेशन है जो इसको प्रोवाइड करती है। जेम्स एजुकेशन एंड इसको प्रोवाइड करती है, प्रेजेंट करती है एक तरह से, और ऑर्गेनाइज इसको वार्के फाउंडेशन के द्वारा जो है वो किया जाता है। और वार्के फाउंडेशन इसमें यूनेस्को की कोलैबोरेशन से जो है वो इसको ऑर्गेनाइज जो है वो करती है। तो ये आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु हैज़ वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026। तो जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे, अगर लेटेस्ट देख रहे होंगे तो आईपीएल के रिजल्ट नहीं आए होंगे, परंतु यहाँ पर वुमेन प्रीमियर लीग की बात की गई है। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 जो है वो किसके द्वारा, मतलब कौन सी टीम के द्वारा जो है वो जीता गया है। अगर हम 2026 वुमेन प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो वुमेन प्रीमियर लीग ये आरसीबी के द्वारा, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के द्वारा जो है वो जीता गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए, अगर आईपीएल आप अभी देख रहे हैं, मान लीजिए अभी आप आईपीएल देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस टीम की विजय हो सकती है। परंतु हम तो ऑफिशियली पढ़ेंगे, जब पेपर के लिए क्वेश्चन ये बनेगा तब हम आईपीएल के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए तो वुमेन प्रीमियर लीग हमारे पास है, इसमें आरसीबी जो है वो चैंपियन बनी है और दूसरी बार ऐसा हुआ है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है चैंपियन बनी है। रनर अप जो रही हैं, क्योंकि रनर अप के ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स जो है वो रनर अप जो है वो बनी है। आगे बोलते हैं हु हैज़ बिकम द मास्कट ऑफ सेंसस 2027। तो 2027 की जो जनगणना होने जा रही है उसका जो मस्कट रखा गया है वो प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट रखा गया है। प्रगति और विकास जो है वो इसका मस्कट जो है वो रखा गया है। आगे बोलते हैं सर्विसेज डिफीटेड विच टीम 1-0 टू विन द 79th संतोष ट्रॉफी। तो बोलते हैं संतोष ट्रॉफी जीतने के लिए बोलते हैं कि सर्विसेज ने किस टीम को जो है वो हराया है। संतोष ट्रॉफी पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी खेल से जो है वो संबंधित है, क्योंकि संतोष ट्रॉफी के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बने हैं कि संतोष ट्रॉफी जो है वो किस स्पोर्ट्स से जो है वो संबंधित है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये फुटबॉल से संबंधित है और इसमें जो है वो सर्विसेज ने जो है वो वेस्ट बंगाल को जो है वो हराया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल को हराया है। आगे बोलते हैं हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज फॉर द ईयर 2026। तो 2026 का एबल प्राइज किसको दिया गया है, वो गेर्ड फेल्टिंग्स को दिया गया है। गेर्ड फेल्टिंग्स, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इनको जो है ये गेर्ड फेल्टिंग्स को जो है वो दिया गया है। आगे बोलते हैं विच कंट्री विल विड्रॉ फ्रॉम ओपेक एंड ओपेक प्लस अलायंस फ्रॉम मई 1, 2026। तो ओपेक से भी और ओपेक प्लस से भी जो है वो ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया है कि हम विड्रॉ कर लेंगे। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा जो है वो डिक्लेयर किया गया है। यूएई ने ये बोला है कि भाई अभी तो देखो क्राइसिस भी चले हुए हैं, वैसे यूएई मेजर एक कंट्री थी इस ओपेक की, परंतु अब इन्होंने बोल दिया है कि हम जो है वो बाहर यहाँ से जो है वो आ जाएंगे, हम इसका पार्ट जो है वो नहीं बनकर रहेंगे या नहीं बनकर रहना चाहते। ओपेक की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है वो है ओपेक का पूरा नाम भी। अगर हम ओपेक की स्थापना की ही बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसकी स्थापना का पहले तो आपने ध्यान रखना है कि 1960 में बगदाद इराक में इसकी स्थापना जो था वो हुई थी। और ओपेक के अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में जो है वो इसका जो है वो हेडक्वार्टर स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर भी आप ध्यान रखें और इतना ही काफ़ी है। जब भी कोई कंट्री किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ती है तो उसके ऊपर पक्का क्वेश्चन बने हैं। आज हमने स्टैटिक क्वेश्चंस के ऊपर भी ज़्यादा फोकस जो है वो किया या फिर कर रहे हैं। अगर आप देखिए तैयारी कर रहे हैं पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारी टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया। यहाँ से आप हमारी इस टेस्ट सीट्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है, दोनों एग्जाम को अच्छे से कवर करेगी, साथ में ही पॉकेट फ्रेंडली भी आपके लिए जो है वो रहने वाली। अगर तैयारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो अलग से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम सेकंड स्टेट टू पास यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता पारित करने वाला दूसरा राज्य बना है। पहले तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सेकंड स्टेट ये बना है, तो कमेंट कर कर आप बताएंगे, क्योंकि डे 20 की सीरीज में ये पहला ही क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। और साथ में ये भी आप कमेंट कर कर जो है वो बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कौन से आर्टिकल के तहत आता है, डीपीएसपी में ये आता है, तो ये आप कमेंट कर कर बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।